नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। नेता नगरी जिसमें हम हफ्ते भर की सियासत के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इस बातचीत में कई विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं, अलग अलग, और शामिल होते हैं मेरे को होस्ट, मेरे नौजवान दोस्त राजदीप सरदेसाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आजकल आप मुझे को होस्ट कह रहे हो, मुझे लगा आप एंकर हैं और मैं केवल वहां एक तरह से आपके लिए सपोर्टिंग एक्टर हूं। अच्छा, ये आपका बड़प्पन है राजदीप जी। वैसे बड़प्पन आप दिखाएं ठीक है, लेकिन आप एक बहुत ही फिट और कमाल के क्रिकेटर के बेटे हैं। आपका पेट इस बात की हिदायत नहीं दे रहा। यू नीड टू वर्क ऑन दिस पेट। नहीं सर, ये कुर्ता है, प्रॉब्लम कुर्ता। ये देखो यार, जिस तरह से मैं बैठा हूँ और ये कुर्ता है, ये मेरी माँ भी मुझे कह रही थी पिछले नेता नगरी को देखकर पेट बढ़िया है। मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूँ 45 मिनट। आर यू टेलिंग मी कि प्रोफेसर मैम हमारा शो देखती हैं? अरे वो आपका शो हमेशा देखती है। वो कहती है अगर मैं लिंक ना भेजूं सैटरडे दोपहर तक तो वो गुस्सा होती है, वो सुनना चाहती है। वो कहती है बेस्ट शो है। You need to work on your tummy, Mr. सरदेसाई। अरे यार, ये चलिए देखिए, मैं नेता नगरी को आगे बढ़ाते हैं। नेता नगरी में सबसे पहले सुर्खियों में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। अशोक गहलोत के बड़े सचिव पायलट की चुनौती की और भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं, ऑडियो के खेल की और रुपयों के लेन देन के इल्जामों और दावों। दूसरी सुर्खी होगी बिहार से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार राजनीतिक खेमेबंदी भी जारी है। चिराग पासवान अपनी तरफ से चीजें कह रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ से अगले बयान आ रहे हैं, तेजस्वी, भारतीय जनता पार्टी सब अपनी अपनी तैयारियों में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना और बाढ़ को देखते हुए क्या नवंबर के पहले बिहार में चुनाव करवाए जा सकते हैं, और यदि हाँ या बाद में भी तो क्या राजनीतिक फैक्टर होंगे। इसके अलावा बात करेंगे अशोक लवासा प्रकरण पर, और बात होगी किस तरह से गुजरात को अपनी ड्यूटी पूरी करने पर सत्ता ने अपनी भनक के द्वारा बेइज्जत किया। शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी का पहला सेगमेंट, जिसमें बात करेंगे सियासत के उस मुद्दे की जिसकी चर्चा पूरे देश में है और जिस चर्चा केंद्र है राजस्थान। और इस बातचीत से जुड़ने के लिए हमारे साथ हैं उदयपुर से वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान के दैनिक भास्कर अखबार के रेजिडेंट एडिटर, जिन्हें आप पिछले कुछ दिनों से ललन टॉप में भी देख रहे हैं और हमारी चुनावी यात्राओं में भी देखा। तिरुवल जी राजनीतिक पत्रकार हैं, संपादक हैं और कवि भी हैं। आपको इनकी कविताएं खोज कर पढ़नी चाहिए, साहित्यिक टिप्पणियां भी। हमारे आज दूसरे मेहमान हैं अविनाश कल्ला जी, जो मीडिया का बहुत बड़ा जलसा करवाते हैं जर्नलिज्म के नाम से जयपुर में। और ये खूबसूरत इत्तेफाक है कि जो होटल जयपुर का इन दिनों चर्चाओं के केंद्र में है, फेयरमॉन्ट, जहां पर विधायक हैं सत्ताधारी दल के, उसी होटल में कुछ एक इसके संस्करण हुए हैं। सौरभ, मैं इस पे एक बात जोड़ दूं जी? बिल्कुल। किसी ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया कि आपने कहा था आप भी फेयरमाउंट होटल में 2014-15 में गए थे, 15 में किताब के रिलीज पे क्या कर रहे थे उस होटल में। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं वहां एक किताब आयोजित फंक्शन, जो मेरे दोस्त एक पत्रकार है, मैंने अविनाश का नाम नहीं लिया, उन्होंने किया था। मैं किसी होटल में खरीद फरोख्त के लिए नहीं जाता, मैं होटल में किताब के रिलीज पे जा रहा हूँ। फिर मुझे कहा गया, और ये भाजपा के कोई एक व्यक्ति थे सोशल मीडिया सेल्स के, उन्होंने उसके बाद कहा आप मुझे ये बताइए फिर कि ये फेयरमाउंट होटल के असली मालिक कौन है। मैंने कहा मेरे दोस्त, जब मैं किसी होटल में जाता हूं मैं ये नहीं पूछता इस होटल का मालिक कौन है, मैं बस वहां किताब के। राजदीप जी, आप राजनीतिक पत्रकार हैं, यदि इस तरह की जानकारी आपको मिलती है तो आपको अपने स्तर पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। और जहां तक फेयरमाउंट होटल के मालिक की बात है, अप्रत्यक्ष रूप से तो पूरा राजस्थान जानता है, पर रूप से नहीं कहा जाता है। जी सर,
मेरा इतना ही कहना है कि 2015 में मेरे पास ये जानकारी नहीं थी, शायद आज है, लेकिन उस समय नहीं थी। मेरा इतना ही कहना है, उस समय मेरे शायद आज है तो आज बता दीजिए नेता नगरी में कौन है फेयरमाउंट का मालिक राजदीप सरदेसाई के हिसाब से? ये अविनाश नेताओं से बात होती रहती है। देखिए सर, अविनाश जी वहां कार्यक्रम करते हैं, आप अविनाश जी से पूछिए कि फेयरमाउंट होटल का मालिक कौन है। सर मुझे मेरा करार फेयरमाउंट कनाडा से होता है। मेरे पास हर साल के कॉन्ट्रैक्ट है और जो मैं आप लोगों को रखता हूं उनके बिल साइंड है, और मुझे जो भी स्पॉन्सरशिप मिलती है उसमें कोई नेता का कोई रोल नहीं है। पर एक बात और सौरभ, यही वो समय है जब हर साल इसी फेयरमाउंट की लॉबी से जो फोटोज आ रही है उससे पत्रकारों की फोटोएं आती थी। इस बार वहां राजनेता पहुंच गए, तो कुछ एक मित्र पूछते जब राजनेता इकट्ठा हो सकते तो हम भी क्यों नहीं। चलिए बताइए। और अविनाश जी का दूसरा परिचय ये है कि ये राजस्थान की सियासत पर इन्होंने एक चर्चित बस यात्रा की थी, राजस्थान के समाज और सियासत को अपने तय समझने के लिए। तो वो किताब की शक्ल में जल्द ही आएगा। पर फिलहाल जो बात है जिस पर भविष्य में किताबें लिखी जाएंगी, वो बात ये है कि 21 कौन साबित हुआ, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, या फिर एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी सबसे ज्यादा इंच वाली मुस्कान लेकर सामने आएगी। त्रिभुवन जी, पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, अभी तक का जो राजस्थान की राजनीति का जो एपिसोड हुआ है उसमें अशोक गहलोत ज्यादा ताकतवर साबित हुए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जो शुरुआती जो रुझान थे या जो शुरुआती संकेत थे उसमें यह माना जा रहा था कि ये इनकी सरकार गई, तो वो अभी एक बार भी अपनी सरकार को बचाने में सफल हो गए हैं। और बल्कि कल के ऑडियो जारी होने के बाद और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसमें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बार अपनी सरकार को बचा लिया है और उनके साथ काफी स्थितियां जो हैं वो राहत भरी रही हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार जिस संकट में गहरे में फंसी है और जो उनके साथ संख्या बल है, उसे देखते हुए ये हालात इस तरह के हैं कि वो ज्यादा 5 साल तक चला पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के सामने आई है। और एक और जो बात है वो ये कि इस कांग्रेस के साथ जो एक एपिसोड और भारतीय जनता पार्टी में जो दिखाई दे रहा है वो भी है। तो जो आरोप जो विद्रोही लोग जो लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक हो गए हैं, और कल जो ऑडियो आए हैं उससे ये लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नए लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में सीएम बनना चाहते थे या भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के जो सीएम होना चाहते हैं वो, और कांग्रेस में जो बगावती तेवर अपनाए हुए जो स्थितियां हैं, वो कहीं न कहीं दोनों पीढ़ियों में एक तालमेल और एक समन्वय दिखाई दे रहा है। त्रिभुवन जी, आप गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं, जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद? नहीं, निश्चित रूप से ही गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो पिछली बार भी जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो वसुंधरा राजे को अपदस्थ करके बनना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने उनकी कांग्रेस में दाल नहीं गलने दी और वो काफी प्रयास करके रह गए। तो और इसके अलावा एक और कारण भी रहा, जब वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन करीब 2-2.5 महीने तक वो कुर्सी 72 दिन तक खाली रही और वसुंधरा राजे ने केंद्रीय नेतृत्व को या जो हाईकमान था भाजपा का उसकी नहीं चलने दी। और यही स्थिति आज कांग्रेस में हो रही है। तो दोनों की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ भी और कांग्रेस में भी लगभग एपिसोड एक जैसे हैं। अविनाश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि सचिन पायलट जल्दबाजी कर गए क्या, अपने ही मतलब वो ट्रैप में फंस गए क्या? देखिए, जैसा त्रिभुवन ने कहा कि जिस तरह के शुरुआती संकेत आ रहे थे, अभी की स्थिति देखे तो लगता है पायलट की चुप्पी ये बता रही है कि कहीं उनकी स्ट्रेंथ में सामने खुल के नहीं आ पा रहे कर गए या कुछ ज्यादा वेट कर गए, क्योंकि आज 7 दिन में एक फायर किए जा रहा है साल वो, जबकि सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से भी कोई नहीं रहा है। दे आर इन अ रिएक्टिव मोड। पर इस पूरी चीज को देखे ना तो इसमें ये भी कह सकते हैं, जिस तरह से लोग फायर कर रहे हैं कि दोनों लोगों को, भले सत्ता पक्ष अभी कह रहा हो कि उनके पास संख्या बल है, नंबर जरूर है, पर लोगों पे भरोसा नहीं है। ये इतनी फ्लूइड सिचुएशन है
कि अगर ये लगता है कि दूसरी तरफ पाला बढ़ सकता है तो कभी भी चेंज हो जाएगी। और एक आज सुबह बड़ी अच्छी टिप्पणी आई ट्विटर पे कि कांग्रेस के दोनों फाड़ों को भाजपा के दो फाड़ बैक कर रहे हैं। तो कांग्रेस की लड़ाई में भाजपा पूरी तरह उनको बैक करे जा रही है। कांग्रेस का ओल्ड गार्ड भाजपा के ओल्ड गार्ड से, कांग्रेस का यंग गार्ड भाजपा के यंग गार्ड से। राजदीप जी, मैं वही सवाल पूछना चाहूंगा जो अशोक गहलोत ने घुमाकर कह दिया है। बात यह है कि स्मार्ट चेहरा और अच्छी अंग्रेजी, ये पायलट पर तंज है या मीडिया पर भी तंज है? नहीं, दोनों पर है। देखिए, पहली बात तो अशोक गहलोत जी ने साफ किया है कि मैंने केवल अंग्रेजी शब्द नहीं यूज किया था, मैंने हिंदी और अंग्रेजी में जो अच्छी बात करते हैं लोगों ने क्लिप किया है, और केवल अंग्रेजी भाषी हैंडसम लोग जो हैं आपकी तरह जो हैं सौरभ जी, उनको थोड़ी, आप लल्लन टॉप के संपादक को अंग्रेजी वाला दरेजा नहीं दे सकते, बाकी तो सब चल जाए। अरे मैंने हैंडसम कहा, स्मार्ट बोला है मैंने हैंडसम कहा। देखिए कहीं ना कहीं जब मैंने वो सुना मुझे लगा, देखिए अशोक गहलोत जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता, एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से 40-50 साल राजनीति की है, छोटे से परिवार से, गांव से आते हैं। सचिन पायलट एक तरह से आप कह सकते हैं वंशवाद की जो विरासत है उसको आगे लेकर जा रहे हैं। पायलट उनके पिताजी जो थे वो हमेशा कहते थे मैं दूध बेचता था दिल्ली में बाइसिकल में, लेकिन सचिन पायलट को वो कुछ करना नहीं पड़ा। तो मैंने कहा ये क्लैश ऑफ कल्चर्स भी है, केवल जनरेशन नहीं। ऐसा नहीं है कि 69 साल के अशोक गहलोत और 42 साल के सचिन पायलट के बीच में ये लड़ाई है, ये एक कल्चरल लड़ाई भी है, एक ऐसा रीजनल सत्रप। और अशोक गहलोत मान जाइए बहुत कम है अब रीजनल सत्रप, उनमें से वो एक है जिनकी एक तरह से पकड़ है अपने राज्य में। दूसरी तरफ है सचिन पायलट, जिनको पॉलिटिक्स में बहुत एडवांटेज आए क्योंकि वो राजेश पायलट के परिवार से थे, गांधी परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे, उनको एक सॉफ्ट लैंडिंग मिली। आज इन दोनों के बीच जो टक्कर है ये केवल ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड नहीं है, ये कल्चरल टक्कर है। और जब उन्होंने कहा अंग्रेजी स्पीकिंग, हैंडसम, स्टूडियो में मीडिया सेवी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अशोक गहलोत इस कल्चरल क्लैश के बारे में बात कर रहे थे। मेरा इतना ही कहना है कि ये कल्चरल क्लैश ना हो, किसी भी पार्टी में जगह होनी चाहिए एक अंग्रेजी भाषिक या, और वो हिंदी भी जानता है सचिन, ऐसा नहीं है कि सचिन हिंदी नहीं जानता है, लेकिन सचिन पायलट के लिए भी जगह होनी चाहिए और अशोक गहलोत के लिए भी। राजदीप जी आप मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूव ऑफ सचिन पायलट? कौन सी? ये जो सचिन पायलट ने बगावत की, मानेसर के होटल में आ गए। मुझे लगता है उनकी टाइमिंग गलत हुई, ये कोई समय नहीं था ये करने के लिए। एक तो है कि कोरोना का समय है, एक ऐसा समय है जहां इन सब चीजों को लोग उस तरह से नहीं थे, पावर स्ट्रगल को कोरोना के टाइम पे मुझे लगता है एक जो हाई मॉरल ग्राउंड आप नहीं ले सकते। नंबर 2, आपके पास नंबर होने चाहिए, नंबर गेम है। क्या सचिन पायलट को कहीं मिसकैलकुलेट कर गए कि अशोक गहलोत मुझे पहले से जान जाएंगे कि मैं ये सब कर रहा हूं, फोन टैपिंग होगी, मेरे विधायकों को एक तरफ से एक बार फिर उनकी तरफ खींचने की कोशिश होगी। क्योंकि रविवार की शाम को मुझे एक व्हाट्सएप आया था, शायद अविनाश जी और बाकी जो जयपुर के पत्रकारों को भी आया था कि हमारे पास 30 विधायक है, ये सरकार अब अल्पमत में है। ये पायलट के एक नजदीकी ने भेजा था। कहां है वो 30? और मैं पहले दिन से पूछ रहा हूं, आपके पास 30 होते, 40 होते, फिर आपको बगावत करनी। और दूसरी बात, जब अब ये होता है कि लेन देन हो रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कोई एक बड़ी लड़ाई, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा हूं? अरे रहने दीजिए महाराज, कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं। राजदीप जी, मेरा कुर्सी की है। जी, मेरा दूसरा सवाल, उसके बाद मैं त्रिभुवन जी और अविनाश जी के पास जाऊंगा। राजदीप जी, कांग्रेस आला कमान, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, अहमद पटेल को हटा दीजिए, केसी वेणुगोपाल को हटा दीजिए और अविनाश पांडे को हटा दीजिए, गांधी परिवार किस स्तर पर फायर फाइटिंग कर रहा है, कितने लेवल पे वो इंडल्ज है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मुझे लगता है गांधी परिवार ने शुरुआत में कोशिश की पहले 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद उस तरह की उन्होंने मशक्कत नहीं की सचिन पायलट को रखे। एक बार अशोक गहलोत ने ये कहा जा रहा है, कुछ सबूत दिखाए कि सचिन पायलट भाजपा के साथ
एक तरह से कोशिशें कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने उस समय कहा, देखिए सचिन रहे तो अच्छा होगा, लेकिन हम ज्यादा मशक्कत नहीं करेंगे। What about Rahul Gandhi having soft spot for Sachin Pilot? The Rahul Gandhi had soft spot for Jyotiraditya Scindia also. क्या हुआ उस सॉफ्ट स्पॉट का? कहीं ना कहीं मुझे लगता है राहुल गांधी ने या उनके करीबियों ने यह तय किया है कि जिनको जाना है जाने दीजिए। अगर आपको जाना है और बीजेपी में जाना है या बीजेपी के साथ, सचिन पायलट ने डिनाई किया है, लेकिन अब जो बातें आ रही है उससे साफ है कि कई उनके जो विधायक थे वो बीजेपी के संपर्क में थे, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी का तो रोल है। एक बार ये जानकारी है, देखिए गांधी फैमिली सब कुछ टॉलरेट कर सकता है, लेकिन इनको लगता है भाजपा जो है ना, ये इनके लिए एनिमी नंबर 1 है। एक बार आप भाजपा के साथ बातचीत करने लगे, फिर आप कह रहे हैं कि भाजपा एनिमी नंबर 1 है, मैं कह रहा हूं कि गांधी परिवार कांग्रेस का एनिमी नंबर 1 है। चलिए ये लंबी नहीं, ये देखिए सर, एक छोटी सी बात मैं कहूं कि आप राहुल गांधी की लीडरशिप पर बहुत सवाल उठा सकते हैं और वाजिब है, लेकिन ये कहना कि इन्होंने यंगस्टर को एनकरेज नहीं किया, ये गलत होगा। ऐसा नहीं है। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, इनको सब एक तरह से मंत्री उन्होंने ही तो बनाया। राजदीप जी, आपने सारे पॉलिटिकल रॉयल्स के नाम गिना दिए हैं ऊपर से नीचे तक, एंड देन यही तो है, यंगस्टर्स को प्रमोट किया। एक ब्लू ब्लड वाले लुटियंस दिल्ली वाले नेताओं को आप आगे बढ़ाकर ये दावा करें कि हम पार्टी को रिजुविनेट कर देंगे, तो मुझे उस दावे नहीं लगता। सौरभ जी, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कई लोगों को प्रमोट किया गया। मेरे गोवा में गिरीश चोडंकर जो है, यंग व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। कई जो बुजुर्ग लोग हैं बहुत नाखुश है। एक लड़ाई चल रही है कांग्रेस में, बुजुर्ग जो सोनिया लड़ाई चल रही है, और सचिन पायलट ने ये कहा है कि इस लड़ाई में, सचिन पायलट ने कहा, उससे पहले अशोक तंवर ने हरियाणा में कहा, जितेंद्र प्रसाद अलग नाराज चल रहे हैं कि एक एक करके राहुल गांधी के सिपहसालारों को, उनकी माता जी जिस पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष है, किनारे लगाया जा रहा है। तो ये झगड़ा किसका है? शीर्ष में झगड़ा किसका है? राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी का झगड़ा है। नहीं, झगड़ा में देखिए सर, मेरा ये कहना है कि ये जो झगड़ा राजस्थान में है, ये पायलट वर्सेस गहलोत है, लेकिन कहीं ना कहीं इस झगड़े की का एक कारण ये भी है कि आला कमान थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए जो नेता जो राज्य में है वो एक दूसरे के आमने सामने है कि दुविधा में है। कई केंद्र हो गए हैं आला कमान के, देखिए बिल्कुल, और ये कई सालों से चल रहा है। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी ने बीच में वॉकआउट किया था, 1 महीने के लिए चले गए थे बजट सेशन के टाइम पे, क्योंकि उनको लगा कि सोनिया गांधी उनको वो पावर नहीं दे रही, अधिकार नहीं दे रही जो वो अपने साथ रखना चाहते थे। सोनिया गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो एक तरह से राजीव गांधी के जमाने के हैं। आप एक छोटी सी बात मेरी सुनिए, राजेश पायलट, सचिन पायलट के पिताजी को संजय गांधी ने पॉलिटिक्स में लाया था, और अशोक गहलोत भी उसी जमाने से आते हैं, और दोनों को राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया था। तो ये राजीव गांधी जनरेशन एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जनरेशन, और ये गैप बहुत बड़ा है। ये केवल कल्चरल गैप है, जनरेशनल गैप है। और राजदीप जी आप ये बताइए, मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूं। आप जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं राजीव गांधी की, उस जनरेशन के पत्रकार आप जी, जिस जनरेशन की अभी दावेदारी हो रही है उस जनरेशन का मैं हूं जी। अब मुंबई के अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े, मैं बुंदेलखंड में पढ़ा, हम नेता नगरी साथ में करते हैं ना, तो ये लीडरशिप क्यों नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, मैंने तो यही कहा कि अगर आपकी पार्टी में बुद्धि होती तो आप अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों को साथ रख के आगे बढ़ते, पर उसके लिए आपको एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है। इतने महीनों से कहां हुआ? जी अविनाश जी, एक टिप्पणी आपकी। सर एक बात देखिए, अशोक गहलोत राजस्थान आने से पहले दिल्ली में थे, राहुल गांधी के नंबर 2, और जो उनकी परफॉर्मेंस रही उसमें गुजरात में कांग्रेस अच्छी फाइट में आई, जहां वाइप आउट होती थी वहां कॉन्टेस्ट में रही। कर्नाटक में जहां नंबर नहीं है वहां सरकार बनी। क्या हाईकमान की गलती नहीं है कि एक एबल पॉलिटिशियन जो 40 साल का अनुभव रख रहा है, जिसने हिंदुस्तान के हर प्रदेश में कोई ना कोई जिम्मेवारी संभाली है कांग्रेस की, उसको टाइम था कि आप सेंटर में रहिए, गाड़ी आगे आप बढ़ाइए, और क्या एक युवा आदमी को यहाँ ग्रूम करते। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी। कई युवाओं की एस्पिरेशन राजस्थान में बढ़ सकती थी, पर वो आपने डे 1 से केओस में किल कर दी। और जो सुनते हैं मीडिया के हवाले से या अलग अलग सूत्रों से, वो कहते हैं कि 6 महीने या 12 महीने का एक पैक्ट हुआ था। अब अगर आप पैक्ट की राजनीति करेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आएगी।
आप 6 महीने 12 महीने की बात करें, I'll come back to that fact। त्रिभुवन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अशोक गहलोत का एक्स फैक्टर क्या है? लोग बार बार कहते हैं कि साहब वो जिस कास्ट से आते हैं, क्योंकि कास्ट बहुत बड़ी सच्चाई है राजस्थान की, वो नंबर से 2% है। कोई बड़े शानदार करिश्माई स्पीकर हो, वो भी नहीं है। कोई ऐसे अद्भुत संगठन करता हो कि गांव गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दी और उनकी एक आवाज पे विपक्ष में लाखों लोग जयपुर आ जाते हो, ऐसा भी नहीं है। कोई उनकी बहुत प्रो कॉर्पोरेट इमेज हो कि बड़ी ताकतवर लॉबियां उनको सत्ता में आना चाहती हो, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है अशोक गहलोत का एक्स फैक्टर? वो अगर आप थोड़ा सा राजस्थान की राजनीति में पुराने समय में जाएं तो अशोक गहलोत जो है ये उस समय राजनीति में सामने आए जब राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़े बड़े जाट और ब्राह्मण नेता जो है उनका वर्चस्व था। और उस समय शायद आज जो अशोक गहलोत पर जो आरोप लग रहे हैं शायद उससे ज्यादा संघातक लोग थे वो। अब तो शायद अशोक गहलोत थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करते हैं। वो मतलब यहाँ तक स्थिति थी कि अशोक गहलोत जब NSUI में थे तो उनको मिनिस्ट्री में जो लोग जाते थे तो वहां नहीं घुसने देते थे। मतलब वो चुनौतियां इन्होंने बहुत देखी हैं। फिर जब ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के दौरान इन्होंने पूरे राजस्थान में जिलों में उन्होंने बहुत काम किया, छोटी छोटी पॉकेट्स बनाई और राजस्थान में अपनी तरह से इन्होंने एक नेटवर्क खड़ा कर लिया जो उनका अपना नेटवर्क था। आप भैरव सिंह शेखावत के तीसरे कार्यकाल की बात कर रहे हैं, 93 से 98 के बीच का? हाँ, जब ये प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस दौरान इन्होंने काफी काम किया और मीडिया में उसका उपहास भी उड़ाया गया कि इन्होंने बहुत सी तरह के प्रकोष्ठ बना दिए। इनके जहां जो कुछ हो सकता था उतने प्रकोष्ठों के माध्यम से। फिर इसके बाद जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन एक जो उनकी जो ताकत है वो शायद विरोधियों को भी, जब हम बीजेपी के लोगों से बात करते हैं या कांग्रेस में भी इनके विरोधियों से बात करते हैं तो वो सुनाई देती है कि एक तो इनको गुस्सा पीने का जो है बहुत अनुभव है। ये मतलब पूरा गुस्सा पीते हैं और बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। दूसरा ये कि जब सीपी जोशी कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष थे और वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच चल रही थी तो सीपी जोशी जिस तरह से लोगों से व्यवहार करते थे उससे नाराज होकर के लोग जो हैं अशोक गहलोत की तरफ चले जाते थे, जो उनके विरोधी भी होते थे। फिर जब सचिन पायलट आए तो तब भी मतलब इन्होंने अपने आप को अस्थिर नहीं किया, इन्होंने कहीं भी संतुलन नहीं खोया। ये बहुत मतलब संतुलन से और अपने लोगों के साथ जो है चल करके उन्होंने हालात को इस तरह से अपने मतलब जो एक बिल्कुल विपरीत स्थिति थी उसको इन्होंने पूरा 360 डिग्री घुमा करके और अपने पक्ष में कर लिया। तो कुछ को मना लिया, निर्दलीय लड़वा लिया और इसका जो डिसाइसिव फैक्टर है वो मेरे फेवर रहे। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि राजस्थान की मिनिस्ट्री में जो सचिन पायलट के बहुत भरोसेमंद लोग थे और जो 50% के कोटे में उनके साथ आए थे, आज वो उनका साथ छोड़ गए। ये अशोक गहलोत उस मामले में जो चाबी रखते हैं या अशोक गहलोत जो लोगों को साथ ले सकते हैं विरोधियों को भी, वो उनकी अपनी एक खूबी है। प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे मंत्रियों की बात कर रहे हैं जी? हाँ, निश्चित ही प्रताप सिंह खाचरियावास में बहुत सारे लोग हैं और भी। राजदीप आई विल कम टू यू। अविनाश नहीं, मैं राजदीप आई विल कम टू यू। एक और छोटी सी जो इन्होंने बोली, अशोक गहलोत का पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उनके पास हर पॉकेट में एक आदमी नहीं है, 4 आदमी है और वो चारों से ही उतना अच्छा संवाद रखते हैं। तो कोई ये नहीं एंड तक गैस कर सकता कि वो कौन सा पत्ता खेलेंगे। वो यहां से भी लोग ला सकते हैं, वो वहां से भी लोग ला सकते हैं। और आपने प्रताप सिंह की बात की, आप ये देखिए दानिश अबरार, चेतन डूडी और रोहित बोहरा और प्रशांत बैरवा, ये आउटराइट सचिन पायलट लोग थे और आज ये अशोक गहलोत के खेमे में बैठे दिख रहे हैं कसीदे पढ़ते हुए। इस आदमी के पास कुछ भी हो सकता है और ये किसी से भी कभी भी रीच करने में हिचकिचाते नहीं, चाहे वो कितना ही विरोधी क्यों ना हो। अच्छा, राजदीप जी दो छोटी बातें। एक तो सीपी जोशी का नाम अभी उठा। अब देखिए तकदीर भी, देखिए तकदीर का बादशाह भी लोग होते हैं। वो 2008 का चुनाव जिसपे सीपी जोशी मेरे ख्याल में 1 या 2 वोट से हारे। एक वोट से हारे। अगर वो जीतते तो शायद वो मुख्यमंत्री बनते, शायद, यानी रेस पे तो होते। वो रेस से निकल गए, अशोक गहलोत को दोबारा मौका मिला। नंबर 2 बात, पिछले 1-2 सालों या 5 साल लीजिए,
कहाँ वो कौन से वो उदाहरण है जहां इस तरह की पॉलिटिकल मैनेजमेंट या जुगाड़ की राजनीति में बीजेपी पीछे रह गया है? दो ही उदाहरण है, एक महाराष्ट्र में पिछले साल और इस साल अब राजस्थान में ऐसा लग रहा है। दोनों स्थिति में कौन सा व्यक्ति सबसे आगे है? एक शरद पवार, एक अशोक गहलोत। और शरद पवार और अशोक गहलोत में खासियत क्या है? सबको साथ रखना, सबके साथ नेटवर्क रखना। आज की तारीख में भी आप देखिए, आप कह रहे थे आज वसुंधरा राजे एक शब्द नहीं कहा उन्होंने इस पूरे लड़ाई में अभी तक। We will come to that. अभी मैं राजनीति आपसे ये देखिए, इस तरह ने मेरा ये कहना है, रीजनल सत्रप जो होता है ना, जैसे गहलोत हो या पवार, इनको हराना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। ठीक है जी। त्रिभुवन जी, एक बात, जब सीपी जोशी के साथ इतना संघर्ष चल रहा था अशोक गहलोत का, तो बहुत बार दोनों से हम लोग बात करते थे, तो एक चीज जब व्यक्तिगत बातचीत में सामने आई, उन्होंने, अशोक गहलोत ने शायद वो बाद में मीडिया में भी कही कि अगर सीपी जोशी थोड़ा जहर पीना सीख लेते तो वो आज की स्थिति से कहीं आगे होते। तो वो जो बार बार जो राजनीति में जो जहर पीने की जो एक, त्रिभुवन जी जिसे शब्द भाषा में कह रहे हैं, मैं थोड़ा सपाट भाषा में कह देता हूं। अगर सीपी जोशी थोड़ा अपने क्रोध, अपने पॉलिटिकल टेंट्रम्स पर काबू पाना सीख जाते, कार्यकर्ताओं से प्यार से पुचकार के बात करना सीख जाते, तो आज शायद वो कांग्रेस के राजस्थान में सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी होते। और जो दूसरे लोग घात लगाकर उन पर निशाना साध रहे थे, उन घात की नजर भी जाती। लेकिन देखिए, अशोक गहलोत का पॉलिटिकल मैनेजमेंट की उन्हीं सीपी जोशी को कोऑप्ट भी कर लिया और अभी स्पीकर बना के बैठे हैं, जो फिलहाल की तारीख में सबसे डिसाइसिव। सारी नजरें उन्हीं पे है, सारी नजरें उन पे हैं। नहीं, यही तो फर्क है। यंगर, हम बार बार कह रहे हैं कल्चरल क्लैश, जनरेशनल क्लैश। इसमें एक बात है, जो बुजुर्ग नेता है आप उनको लाख कोसे, और मैं जानता हूं, मैंने उनको देखा, शरद पवार को कई बार हमने कहा, शरद पवार जी आप पर यह गंभीर आरोप है करप्शन का, उन्होंने कभी पर्सनली नहीं लिया। आप जो एक जनरेशन के नेता थे, उनकी जो चमड़ी थी वो वाकई मोटी थी। आज के नेता क्या है? आप कुछ सचिन पायलट के बारे में कह दीजिए, यंगर नेता के बारे में चीजें, तो कह रहे तुरंत आप मेरे खिलाफ हो गए। ये पुराने नेताओं की क्षमता थी, सबको साथ देकर काम करना। If you criticize that, जी अविनाश जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। सर, राजदीप ने जो अभी बोला ना, और हम जो इतनी बात कर रहे, इतनी गहमा गहमी में भी, आज एक इंटरव्यू में कहीं मैंने ये लाइन सुनी है और मैंने देखी भी है, किसी ने पूछा अगर आज सचिन पायलट आपके साथ आ जाए क्या कहेंगे? कहता कुछ नहीं, मैं जब पहली बार एमपी बना था तो उनकी उम्र 3 साल की थी, आज वो आ जाएंगे तो मैं खुशी से गले लगा लूंगा। ये जो कहने की, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, जी त्रिभुवन, सो ही इज डूइंग ऑल व्हाट कुड बी डन। मैंने एक चीज रेटेड कभी नहीं देखा। जी त्रिभुवन जी, मैं ये राजेश जोशी की एक कविता है मेरे सामने, मैं एक लाइन जरूर पढ़ूंगा उसकी। उनकी कविता है बिल्लियां जी। वो है कि वो अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। बिल्लियां अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, कवि को जैसे भाषा को बरतने का सूत्र समझा रही हो। ये कवि को भाषा का सूत्र समझाना भी नहीं है, ये सियासत का सूत्र भी है। तो जो बिल्लियां जितने होले से अपने बच्चों को गले से पकड़ के दूसरी जगह सहेजती हैं, तो सचिन पायलट को जो केंद्रीय जो हाईकमान था कांग्रेस का, उन्होंने भेज दिया, उनके साथ सपने जगा दिए, और सपने जगाने के दौरान उन्होंने इस सत्य को भुला दिया कि वहां अशोक गहलोत जैसा एक बहुत प्रभावशाली और पूरे राजस्थान में दखल रखने वाला एक नेता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर वे ईगो मैनेजमेंट करते और अशोक गहलोत को शायद केंद्र में कहीं कोई बड़ी जगह देते और सचिन पायलट को यहां लाते, और थोड़ा सचिन पायलट भी जो अशोक गहलोत के साथी थे या उनके साथ के जो लोग थे उनको अपने साथ रखते, तो शायद हालात कुछ और होते। तो ये जो सद्यजात बिल्लियों बच्चों वाली जो बात है, जो ये शायद जो सूत्र हम कहीं सीखते हैं, जो बताते हैं, अभी राजदीप जी ने भी वो बात बताई, तो ये चीजें काफी ज्यादा माने रखती हैं। चलिए, समय की कमी है, मेरे पास 2 सवाल हैं आप तीनों मेहमानों से, मतलब मेरे को से और आप दोनों मेहमानों से मैं उसका जवाब चाहूंगा। पहला सवाल मेरा ये है, अविनाश जी आपसे शुरू करेंगे। गलत क्या है सचिन पायलट ने अगर 5 साल मेहनत की
कांग्रेस के लिए टूल फांड, ठीक है। और उसके बाद वो अगर ये एस्पिरेशन रखते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो उस महत्वाकांक्षा में तो कुछ गलत नहीं, लेकिन फिलहाल उनकी पॉलिटिक्स गलत दिख रही है। मेरा सवाल आपसे ये अविनाश जी, सचिन पायलट का भविष्य कैसा है और कहाँ है, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है राजस्थान का युवा आते हैं उसमें एक तगड़ी सहानुभूति? क्या आपको लगता है कि पोस्ट गहलोत एरा में वही कांग्रेस का एकमात्र चेहरा होंगे? कहाँ है अब सचिन पायलट का फ्यूचर? देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में वापसी संभव है, चाहे जितना हाईकमान उनके लिए डोर ओपन कर दे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अशोक गहलोत सारी ताकत के साथ सचिन पायलट पे अटैक करते हैं और आधे घंटे बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला आके कहते हैं शांत रहिए, हमारे दरवाजे खुले हैं। मुझे नहीं लगता अब वापसी के दरवाजे एक ऑप्शन है। मेरी समझ है कि चूंकि उनकी पॉपुलैरिटी और जो लोग उनके साथ गए उनमें दो लोगों को अगर देखा जाए, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, तो ये जाट मीणा गुजर कॉम्बिनेशन देख के इस चुनाव में काफी सफल रहे, करीब 48 में से 42 सीट्स लाए। तो ये अपना भविष्य खोजेंगे कि राजस्थान में एक इंडिपेंडेंट स्पेस, थर्ड स्पेस की ऑप्शन डालें। ये अभी भाजपा को भी सूट करता है कि वो सीधे कांग्रेस पे सरकार ना गिराए, वो कहे हमने इनका साथ दिया। ये जो ट्रांजिशनल शिफ्ट भाजपा में लग रही है, उससे एक मैसेज दे देंगे कि भाई मुख्यमंत्री हमारा नहीं है, हम किसी को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक संभावना नजर आती है, बट सारा खेल नंबर्स का है। अविनाश जी, मुझे नहीं लगता है कि ये भाजपा किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगी, ये भाजपा और कांग्रेस देखते हैं, फर्क है। देखते हैं जी राजीव जी, क्या है सचिन पायलट का भविष्य? फोन को कहिए इंतजार करें, नेता नगरी हो रहा है, देश का नंबर 1 पॉलिटिकल शो। देखिए सचिन पायलट का भविष्य जो है, मुझे लगता है थोड़ा तो सवाल उठा है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में तीसरी शक्ति उभर कर आना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हाँ जी, ठीक है, मुश्किल है। किरोड़ी लाल मीणा जी, हनुमान बेनीवाल, कितने प्रयास हुए पहले भी, बहुत प्रयास किए। वहां जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसमें सचिन पायलट को मुश्किल होगी, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जिनमें कुछ तो खूबियां हैं, कम्युनिकेशन है, मीडिया सेवी है, कॉम्बेटिव नेता, जुझारू लगते, फाइट करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि बैक ऑफ करेंगे, ये उनके फादर में भी था, उनमें भी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस में एक पोस्ट गांधी कांग्रेस बनाने की कोशिश की, उसमें सचिन पायलट भी शामिल हो सकते हैं। अब ये आज नहीं होगा, आज की तारीख में लगता है सचिन पायलट को कॉर्नर किया गया है। अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को कॉर्नर किया है, लेकिन जैसे ही शुरुआत में कहा गया था, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी बहुत है। आज की भी तारीख में कल 10 विधायक यहां से वहां चले गए तो क्या होगा? नहीं, अब कुछ भी हो, कितने भी हो, 8 हो, 10 हो, कितने भी हो, देखिए सचिन पायलट, मुझे लगता है उन्होंने थोड़ी इमेच्योरिटी जरूर दिखाई है और उन्हें ये सीखना पड़ेगा कि राजनीति में आपको, जैसे गहलोत के जमाने में जनरेशन के लीडर थे, पेशेंस रखना पड़ता है, आपको एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। वहां मुझे लगता है कहीं ना कहीं सचिन पायलट चूक गए, लेकिन 42 इयर्स है। भविष्य क्या है, भविष्य बताइए। बीजेपी में जाएंगे कि कांग्रेस में जाएंगे? देखिए, कांग्रेस में अगर उनको रहना है तो इस समय राजस्थान में रहना मुश्किल है। जो फॉर्मूला दिया जा रहा है कि फिलहाल सब उनसे जिम्मेदारी 2-3, अगर वो अपनी बगावत खत्म कर देते हैं तो 2-3 महीने बाद उनको केंद्रीय संगठन में कोई पद दे दिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है उससे वो खुश नहीं होंगे। आज किसी एक कांग्रेसी ने मुझे ये कहा कि हम सचिन पायलट को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस चीफ क्यों ना बनाए, यहाँ गुज्जर पॉपुलेशन बहुत है, अर्बन एरिया है, शहरी है, यंग है, वहां उनकी एक नई इमेज बन सकती है। मुझे नहीं लगता सचिन पायलट इसके लिए तैयार होंगे इस समय। सचिन पायलट इस समय जिस मूड में है वो लड़ना चाहते हैं, और कांग्रेस में लड़कर जीना मुश्किल होता है। भाजपा में भी मोदी शाह के जमाने में लड़कर राजनीति करना मुश्किल होता है। तो उनके सामने 2 विकल्प है, एक धीरे धीरे एक तीसरी शक्ति बनाए और कोशिश करें 3-4 साल बाद कहीं ना कहीं एक थर्ड प्लेयर बने, या जो आप कह रहे हैं कि ये गहलोत की सरकार गिराकर किसी न किसी तरह से भाजपा का समर्थन लेके अपनी जो एक ख्वाहिश है वो पूरी करे। लेकिन बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी राजदीप जी, जितना मैं बीजेपी को समझता हूं। नहीं, मैं एक बात कहूं, ओरिजिनल फॉर्मूला जो हमें पता चल रहा है वो चरण सिंह फॉर्मूला।
कि उन्हें आगे बढ़ाएंगे, उनकी सरकार बनेगी, 6 महीने बाद उस सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बनेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे व्यक्ति जाएंगे जयपुर, एक चाल से 2-3 व्यक्तियों को खत्म कर देंगे। गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे का जनरेशन भी खत्म हो जाएगा और सचिन पायलट भी किनारे हो जाएंगे और गजेंद्र सिंह शेखावत बन जाएंगे। ये मैं सुन रहा हूं। एक बीजेपी नहीं, आपकी आलाकमान के सूत्रों पे अच्छी पकड़ है। अगर आप सुन रहे हैं तो कुछ वजन होगा। अविनाश कल्ला जी क्या जोड़ेंगे इसमें? सर एक चीज सौरभ ये जोड़ूंगा, जितने तमाम नाम लिए ना हमने, किरोड़ी लाल मीणा, ये वो, मेरा जितना अनुभव है घूम के देखने का, सचिन पायलट की पहचान राजस्थान अगर पैन में देखी जाए तो मैं आज भी कहूंगा राजस्थान में 3 नेता हैं, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, एंड टू ड्यू क्रेडिट टू सचिन पायलट, उसने अपनी एक नाम की आइडेंटिटी बनाई कि मैं जानना चाहता हूं। नाराज भी रहते हैं कि मुझे सिर्फ गुर्जर कम्युनिटी का नेता बना के। हाँ, और जब मैं ट्रैवल किया तो कई आप दूसरे सेंटर्स में जाओ तो उनको लगता था पायलट कुछ है, सचिन पायलट है, गुर्जर है नहीं पता। तो ये एक उनका बहुत प्लस पॉइंट वाला एज फैक्टर है जो शायद पुराने किसी तीसरे घटक के चांस में नहीं हुआ, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो। मैं एक बड़ी बात आपको बताता हूं। हमने जब एक्सिस का पोल किया था राजस्थान के चुनाव के टाइम पे, तब एक साफ था कि कांग्रेसी वोटर्स में अशोक गहलोत नंबर 1 पसंद थे। कांग्रेसी वोट, मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से सौरभ भाई, कांग्रेसी वोटर्स में अशोक गहलोत नंबर 1 चॉइस थे, विधायकों में अशोक गहलोत नंबर 1 चॉइस थे। लेकिन अगर आप क्रॉस पार्टी पूछते थे, ये एक्सिस के प्रदीप गुप्ता ने मुझे कहा, वहां सचिन पायलट थोड़े आगे चल रहे थे और इसलिए प्रदीप गुप्ता का कहना था कि अगर सचिन पायलट को आप कोई बड़ी जिम्मेदारी उस समय देते तो कांग्रेस की खास करके युवा पीढ़ी से एक कनेक्शन बनती। देखिए, ये लड़ाई अगर आप केवल गहलोत वर्सेस पायलट देखें तो मुझे लगता है गलत होगा। 10 साल बाद किस तरह की कांग्रेस पार्टी बनेगी, किस तरह की नेता आपके सामने आएंगे, सचिन पायलट में कुछ तो है, ऐसा नहीं है। बाकी जो कुछ है वो हम देखेंगे। फिलहाल हमारे पास समय नहीं है। मेरा आखिरी सवाल त्रिभुवन जी सबसे पहले आपसे, राजस्थान भाजपा खेल क्या है? कहा जा रहा है, हनुमान बेनीवाल ने तो खुल के कह दिया, वसुंधरा तो कांग्रेस के जाट विधायकों कह रही कि गहलोत के साथ रहो, वसुंधरा का कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया, गजेंद्र सिंह शेखावत फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, सतीश पूनिया अपना सपोर्टिंग एक्टर वाला रोल प्ले कर रहे हैं, वो उनका कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक वजूद इन स्टारवर्ड्स की तुलना में है भी नहीं, गुलाब चंद कटारिया वगैरह अपनी पारी खेल चुके हैं। कहते हैं या अस्ताचल की तरफ है मामला, उम्र के लिहाज से भी और सब चीजों के लिहाज से। क्या देखते हैं आप राजस्थान बीजेपी की स्ट्रेटजी, कौन से फेसेस होंगे, क्या भविष्य होगा? त्रिभुवन जी। राजस्थान बीजेपी की जो राजनीति है वो जो राजस्थान का या अभी इन दिनों जो कांग्रेस का या सचिन पायलट का जो स्टैंड है या उससे अलग नहीं है। क्योंकि एक चीज तो आप ये देखिए कि सचिन पायलट अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस की सरकार को गिराना होगा, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ करना होगा। इन 2 परिस्थितियों के अलावा उनका कांग्रेस के अंदर अब अस्तित्व बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अशोक गहलोत खेमा बहुत प्रभावशाली है, ताकतवर है और वो उनको अब वापसी उनकी बर्दाश्त नहीं लगती। फिर दूसरी बात यह है कि एक जो बात बार बार आ रही थी कि राजस्थान में तीसरी शक्ति की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी भी ये चाहती है और राजस्थान में इस बात की एक बड़ी संभावना है। ये पिछले 20 साल की जो राजनीति है उसको अगर देखें तो ये संभावना नहीं नजर आती, लेकिन राजस्थान की पुरानी राजनीति और जो राजस्थान का वैचारिक टेम्परामेंट है वो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा उसमें एक तीसरी पॉकेट की बड़ी संभावना है। अरुण नेहरू ने एक बड़ा सर्वे करवाया था और उसके दौरान भी जब वसुंधरा राजे एक बार अलग पार्टी बनाने की सोच रही थी तो उस समय भी हमारी बात हुई और लगातार एक संभावना थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल या किरोड़ी लाल मीणा या जो दूसरे लोग हैं वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि उनका चेहरा, उनका कद नहीं था। सचिन पायलट के पास एक अपना प्रभामंडल है, एक ऊर्जा है और उनको लोग पसंद करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस में जो अशोक गहलोत के प्रति विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो राजदीप जी ने भी अभी बताया, उसके अलावा जो लोग हैं वो उनमें बहुत, अभी भी जो आप ट्विटर पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया में टिप्पणियां देखेंगे तो उसमें सचिन पायलट को पसंद करने वाले काफी लोग हैं। तो अशोक गहलोत का जहां वर्चस्व है वहां
सचिन पायलट के साथ भी लोग हैं। और दूसरा एक बात और देखिए कि आप सचिन पायलट को कुछ लोग गुर्जर नेता इसलिए साबित करना चाहते हैं ताकि राजस्थान के अंदर आज तक जो भी मुख्यमंत्री बने हैं वो कोई भी ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना जो उस जाति का, किसी जाति का नेता हो। जैसे भैरव सिंह शेखावत अगर मुख्यमंत्री बने थे तो जब सती के समर्थन में पूरा राजपूत समाज खड़ा हो गया था, उस समय भैरव सिंह शेखावत राजपूत समाज के खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने सती का विरोध किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें राजस्थान के टेम्परामेंट में रही हैं। एक चीज और आप देखिए कि सचिन पायलट के साथ गुर्जर विधायक नहीं है, गुर्जर विधायक मुश्किल से 1 या 2 हैं, लेकिन उनके साथ 4-5 मीणा विधायक हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं मीणा विधायक उनके साथ ज्यादा हैं। तो जो जातिगत संतुलन है उसमें भी वो कोई जाति का आधार लेकर ही नहीं चल रहे। तो ये जो संघर्ष है, ये इसे आप चाहे सभ्यताओं का संघर्ष कहें चाहे कोई दूसरा संघर्ष कहें, लेकिन ये साफ सुथरे तौर पे सत्ता का संघर्ष है। इसमें कोई नैतिकता नहीं है, इसमें कोई मूल्य नहीं है, दोनों तरफ ही। बीएसपी को कांग्रेस जो है वो पचा चुकी है, तो कांग्रेस को वो चीज अच्छी लगती है कि बीएसपी के लोग तो आ जाएं, लेकिन उसके अपने लोग किसी पार्टी में जाएं तो ये उसे नैतिकता के खिलाफ लगता है। तो ऐसे बहुत सारे विपरीत सच हैं। तो ये जो सच्चाइयां हैं, इनके बीच में सत्ता है, सियासत है, सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, वसुंधरा राजे हैं, और इनसे बाहर ये राजनीति नहीं है। अविनाश कल्ला, आपकी आखिरी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की उठापटक और भाजपा का भविष्य और गेम प्लान। भाजपा ने अपनी तरफ से क्लियर संकेत दिया है राजदीप की अब वो अपनी सौरभ की वो नेक्स्ट जनरेशन को बैक करेगी। आप देखिए वसुंधरा राजे की चुप्पी, वसुंधरा राजे जिस तरह फाइट करी, और ये एक मूलभूत डिफरेंस है कांग्रेस आला कमान और भाजपा आला कमान में। कांग्रेस आला कमान संभावनाएं एंड तक खोजता है, भाजपा ने अगर डिसाइड कर लिया तो वो फिर उसी तरफ जाता है। आप देखिए पिछले 5 दिन से जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अलग अलग जगह दिख रहे हैं, उनको पहले कोई इतनी प्रेजेंस नहीं थी, पर भाजपा बैक करके पोस्चर बना रही है। यही उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ किया था जब उन्होंने उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चला दिया। तो भाजपा अपने लीडर्स को बैक करिए, वो तैयार है कि हम इस तरह जाएंगे। उनके लिए चैलेंज ये होगा कि बिना वसुंधरा राजे वो इन लोगों को कैसे एस्टेब्लिश करें। तो भाजपा ने अपना सिग्नल क्लियर कर दिया है कि हम यंग गार्ड को बैक करेंगे। जी चलिए, आप दोनों लोग इस बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिभुवन जी, अविनाश कल्ला जी। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पर बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार की स्थिति पर बात करने के लिए नेता नगरी के आज के अंक में हमारे साथ हैं नवभारत टाइम्स से जुड़े वरिष्ठ राजनीतिक संवाददाता नरेंद्र मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका नेता नगरी में। पहला सवाल, क्या बिहार में नवंबर में चुनाव होंगे? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि नहीं होने चाहिए। बाढ़ की स्थिति को संदर्भ में आलोक में रखकर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, बाढ़ हर साल आती है, बदइंतजामी भी हर साल होती है, बिहार अनफॉर्चुनेटली उसका आदी भी हो गया है। लेकिन कोरोना की जो भयावह स्थिति है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि नवंबर में इस विधानसभा का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाने चाहिए। कोई भी प्रक्रिया लोगों की जान से नहीं है। आप पॉलिटिकल सर्कल्स में घूमते हैं, आपको क्या संकेत मिल रहे हैं नरेंद्र जी? अभी हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं तो इससे ठीक 1 घंटा पहले पूरी ऑपोजिशन की टीम चुनाव आयोग गई थी जी। वहां उनका सवाल चुनाव डेट बढ़ाने को लेकर नहीं था, मतलब संकेत वही था, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि अगर आप चुनाव कराते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज जमीन 2 गज दूरी वाला आप किस तरह से करेंगे, आपका जो अभी प्रिपरेशन किस तरह से होगा। तो आप जो कह रहे हैं ये अगर देखें तो 15 दिन पहले से चाहे जेडीयू थी चाहे बीजेपी, वो एकदम इस बारे में तय थी कि चुनाव होना ही है, कुछ भी होगा। लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर चीजें तेजी से बदल गई। उसका 2 बड़ा कारण आया है। एक जो बड़ा कारण आया कि एक जो देखा होगा पिछले 7 दिनों में जो बिहार में बहुत तेजी से केस आए और जिसमें बीजेपी के भी कई सारे नेता उसमें इफेक्टेड हो गए, स्टेट प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग स्टेट प्रेसिडेंट संजय जायसवाल। हाँ, और दूसरा जो खबर मीडिया में नहीं आई, जिसको जो उन लोगों को अधिक डराया, एक जो 2-3 ईवीएम जो ट्रेनिंग होती है, जो प्री एक्सरसाइज होते हैं, उसमें कई सारे केस मिले और उसमें एक टीचर का डेथ भी हो गया कोविड से, जो ईवीएम ट्रेनिंग में शामिल है। तो ये जो सारे प्री प्रैक्टिस जो चुनाव से पहले हो रहे हैं उसमें अब इन लोगों को डर लग रहा है। तो अभी वो थोड़ा सा बैक स्टेज आने की तैयारी हो रही है और एज ऑफ नाउ लग रहा है कि अब इलेक्शन टलने की संभावना अब ज्यादा लग रही है। अच्छा,
दूसरी चीज जो मैं जानना चाहता हूं नरेंद्र जी से भी और राजदीप जी से भी, क्योंकि नेता नगरी के शूट से ठीक पहले राजदीप जी उन लोगों से बात भी कर रहे थे। ये चिराग पासवान के बयानों का राजनीतिक मतलब क्या निकाला जाए? इसकी दो तीन चीजें हो सकती हैं। या एक, चिराग अपने आप को असर्ट कर रहे हैं कि भाई रामविलास पासवान नेता थे, अब एलजेपी का अध्यक्ष मैं हूं। बात सुननी होगी, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो। दूसरा, चिराग यंग है तो वो अपने आप को उस हिसाब से असर्ट कर रहे हैं। तीसरा, बीजेपी आला कमान की उनको शय है कि इसके बहाने दे कैन कीप नीतीश कुमार इन चेक। इसको हम लोग बोलते हैं कि एक बार्गेनिंग चिप की तरह है, कि एक प्रेशर ग्रुप है कि देखो आप ज्यादा बोलोगे तो आप काउंटर के लिए हम चिराग को आगे लाएंगे। और फिर बीजेपी की तरफ से संजय पासवान का बयान आता है कि वो इकलौते पासवानों के नेता नहीं है। तो कुछ कहते हैं संजय जायसवाल, कुछ कहते हैं एनडीए के इंटैक्ट रहने के बारे में। चिराग पासवान के लगातार बयान आ रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि नहीं, हम अपना फाइनल मत तो तब बताएंगे जब सीट शेयरिंग तय हो जाएगी। तो अमित शाह ये तो अनाउंस कर रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन अनाउंसमेंट तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी था। तो नरेंद्र जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, फिर राजदीप जी आपके पास आएंगे। जी नरेंद्र जी। देखिए, अगर चिराग की देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उनकी पोजीशनिंग हुई थी जी उस चीजों को लेकर, और अंत में देखा होगा कि वो इनके साथ खड़े थे। जी अभी भी अगर आप बयानों को अगर देखेंगे, चिराग के बयानों को अगर देखेंगे, तो उन्होंने लगातार जेडीयू पे सवाल उठाया है, और बिहार में जो ओल्ड बीजेपी है, सुशील मोदी वाली जो बीजेपी है, उस पे सवाल उठाया है। कभी भी अमित शाह पे सवाल नहीं उठाया है और उनकी तारीफ की है, या बिहार की जो नई टीम है उनकी भी तारीफ की है, नंबर 1। जी दूसरा, ये चिराग को भी पता है और ये बीजेपी को भी पता है कि ये जो नीतीश हैं या लालू हैं, उनका एक युग खत्म हो गया है। अभी तेजस्वी एक नए नेतृत्व में है। बिहार में बहुत बड़ी नेतृत्वहीनता या विकल्पहीनता बहुत अधिक है। बिल्कुल। तो इनको, चिराग को कहा गया कि ये आपके लिए टेक ऑफ मौका है। अगर यहाँ टेक ऑफ कोई नहीं करेगा तो कोई ना कोई तो आना ही है इस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए। तो उन्होंने देखा होगा बात बिहार की या इस तरह का जो भी शुरू किया, तो उनके लिए वो ऑफ रिकॉर्ड बात में कहते भी रहे कि इस साल नहीं लेकिन 2025 के लिए तो वही डिफॉल्ट में वही लीडर हैं। तो उनकी एक पोजीशनिंग बिहार के एक बड़े लीडर, एक छोटे एलाइज की तरह नहीं, उनको बिहार के एक समग्र नेता के रूप में भी इस इलेक्शन में पोजीशनिंग करने की है। लेकिन हालात बदले हैं जिसमें बीजेपी को भी नीतीश की जरूरत पड़ रही है। तो इससे थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी उलझी हुई लग रही है चिराग के लिए, लेकिन वो निकल जाएंगे। अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से वो निकल जाएंगे। आप नरेंद्र जी, क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का हश्र हुआ वो चिराग पासवान और एलजेपी का नहीं होगा, बीजेपी और जेडीयू के गठजोड़ में? क्योंकि नीतीश कुमार तो लगातार इग्नोर कर रहे हैं, विधान परिषद की सीट तक नहीं दे रहे हैं एलजेपी को। इसमें एक डिफरेंस है। जब उपेंद्र कुशवाहा का हश्र जब नीतीश कुमार ने जब किया था, तब नीतीश कुमार बहुत मजबूत थे और नीतीश कुमार का एक बिहार में एक वो था। अभी नीतीश कुमार का थोड़ा सा एक डाउनफॉल, एक जो गवर्नेंस कार्ड है या बाकी सभी हुआ है। और जो मैं कह रहा हूँ बिहार में जो विकल्पहीनता है, ठीक है, बिहार में अभी एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रही है सब हिसाब से, लेकिन अभी जो हालात है उसमें उपेंद्र कुशवाहा वाली इनकी हालत होगी, ये मुझे नहीं लग रहा है। किसी भी गठबंधन से अभी इनको उस तरह से खारिज करने की नौबत अभी मुझे नहीं लगता है वो स्थिति। जी राजदीप जी। देखिए, जैसे आपने कहा, मैंने कुछ ही समय पहले चिराग पासवान जी का इंटरव्यू किया। एक नया प्रोग्राम आ रहा है इंडिया टुडे पर, इंडिया टुडे इंडिया टुमारो। पुराना प्रोग्राम है, नई सीरीज उसकी आ रही है, जिसपे चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी थे। और मैंने ये सवाल जो आपने कहा वो पूछा कि आप मुख्यमंत्री एक दिन बनना चाहते हैं, इस बार प्रोजेक्ट होना चाहते हैं या नहीं। तो चिराग ने कहा, देखिए मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं पार्टी को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। रामविलास पासवान ने साफ कहा कि क्यों ना बने, चिराग पासवान जरूर बनेगा, मुझे मौका था, मैं नहीं बना, लेकिन मेरा बेटा जरूर बन सकता है। देखिए, मुझे लगता है ये सब प्रेशर टैक्टिक है, नीतीश कुमार को कैसे कमजोर किया जाए। कहीं ना कहीं वो उसका मकसद वो है कि नीतीश कुमार को कैसे कमजोर किया जाए, नीतीश कुमार पर कितना दबाव, कितना प्रेशर लगाया जाए। मैं समझता हूँ ये इसका इंटेंशन है, चिराग पासवान को यूज किया जाए। जैसे हमने राजस्थान के इसमें कहा था, बीजेपी किसी दूसरे व्यक्ति या पार्टी को नहीं बनाना चाहती मुख्यमंत्री, लेकिन उसके जरिए एक तरह से नीतीश को थोड़ा तो कमजोर या मैसेज तो जाए कि बीजेपी के साथ एलजेपी पूरी तरह से, और एलजेपी भी कहता है हम बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ नहीं है। तो एलजेपी भी जान गया है
कि हम भी इस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी एक तरह से अपनी एक पकड़, अपनी एक छवि बना दे बिहार की राजनीति में। और चिराग पासवान की उम्र भी कम है, तो उनको भी मौके पर चौका सब लगाना चाहते हैं। जैसे कहा गया कि उम्र तो तेजस्वी यादव की भी कम है, उम्र तो प्रशांत किशोर की भी कम है। नहीं, विकल्पहीन देखिए, विकल्प आज की तारीख में भाजपा या अब आज की तारीख में बिहार की राजनीति में क्या नीतीश, लालू, रामविलास पासवान, ये जो युग था, नेक्स्ट जनरेशन कौन होगा, ये सवाल तो आएगा ही ना। तो हर चुनाव जो है एक तरह से देख रहा है कि अगली पीढ़ी को आगे कौन ले जाएगा। मैं नहीं समझता कि आप कह सकते कि चिराग पासवान को प्रोजेक्ट बीजेपी इस वजह से कर रही कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए मैक्सिमम सीट लाना चाहते हैं और भाजपा चाहती है कि नीतीश कमजोर हो, ताकि ऐसी स्थिति ना आए जैसी महाराष्ट्र में आई चुनाव के बाद। तो ये मुझे लगता है सोची समझी चाल है। नीतीश को कमजोर, जितना कमजोर किया जाए उससे भाजपा को लगता है हमें एडवांटेज होगा। और उप मुख्यमंत्री बना दीजिए चिराग पासवान को। जी, जैसा नरेंद्र ने जिक्र किया। दूसरा सवाल मेरा आप दोनों लोगों से ये है कि नीतीश कुमार है ना, तो नीतीश कुमार जनता दल में थे, लोक के घटकों में थे, फिर जनता दल में थे, है ना। लालू के सबसे बड़े सपोर्टर थे 89-90 का जो सत्ता संघर्ष हुआ उसमें। फिर नीतीश धीमे धीमे किनारे होते हैं, जॉर्ज के साथ जाते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। और वो एक पॉलिटिकल लचीलापन भी था कि जिस मुंबई अधिवेशन में अटल जी को बतौर प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते हैं कैंडिडेट, नीतीश वहां बतौर पर्यवेक्षक मौजूद थे समता पार्टी की तरफ से। अटल सरकार में मंत्री बनते हैं नीतीश, उसके बाद उनकी दावेदारी बनी रहती है। और जब वो सत्ता में आते हैं 2005 में, तो उसके बाद से जो पहले 5 साल में सुशासन बाबू, काम भी होता है, छवि भी गढ़ी जाती है। लेकिन आज की तारीख में जो नीतीश कुमार है वो बस एक जिसको बोलते हैं ना सर्वाइवर एक्ट, एक पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइविंग है कि बस किसी तरह से हम सत्ता में बने हैं। तब हमने एक ले लिया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो हम लालू यादव के सहारे सत्ता में थे, फिर हमने लालू यादव को छोड़ा तो हम नरेंद्र मोदी के सहारे सत्ता में हैं। ये जो हो गई है नीतीश कुमार की, इस पर आप लोगों की क्या राय है? राजदीप, देखिए जमाना कैसे बदलता है। 2014 में हम नीतीश कुमार को इस लेवल पर ले गए थे कि वो नरेंद्र मोदी को एक तरह से टक्कर दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टरियल कंटेंडर। ये भी एक चल रहा था कि अगर कोई व्यक्ति हो और विपक्ष में, और उस समय नरेंद्र मोदी को टक्कर कौन देगा, तो नीतीश कुमार का नाम आ रहा था। 2015 में चुनाव आते हैं, नीतीश लालू के साथ जुड़ जाते हैं और बड़ी जीत आती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है नीतीश कुमार ने उस समय अपने आप को या अपनी राजनीति को मिसकैलकुलेट किया, जब उनको लगा कि मैं पूरे एंटी मोदी फोर्सेस का एक तरह से एक चेहरा बन सकता हूं। और उन्होंने राजनीति ऐसी की कि वो बेसिकली रीजनल सत्रप है। ये जानिए आप, ये प्रॉब्लम क्या होता है, कब हम ये जो दिल्ली मीडिया है ना, हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कौन बनेगा नेशनल लीडर, कौन है विकल्प मोदी का। उसमें मुझे लगता है नीतीश जी को जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया। किसने प्रोजेक्ट किया था राजदीप जी? मीडिया के एक हल्के ने प्रोजेक्ट किया था और दूसरे लोगों ने किया था। बिहार की जनता ने तो उनकी दावेदारी को गंभीरता से लिया। 2000 चुनाव के नतीजे नहीं, यही तो मैं सर, ये तो मीडिया जो होती है दिल्ली में बैठती है, वो अपना नैरेटिव बना लेती है कि मोदी बनाम नीतीश। मुझे मालूम है, हमने एक फंक्शन भी एक किया था जिसमें नीतीश कुमार को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था कि अगर कोई मोदी जी को टक्कर दे पाए तो वो है नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश जी में कई खूबियां हैं, इस पे दो राय नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति से उभरकर आज की तारीख में नेशनल लीडर बनना आसान नहीं है। वो खूबियां 2015 से 2020 के बीच कभी नजर क्यों नहीं आई? बिहार नकारात्मक खबरों से वजहों से चर्चा में रहा। एक आप उदाहरण बता दीजिए, एक पॉलिसी, एक स्कीम जो नीतीश कुमार के लिए फेवरेबल रही हो। सिर्फ मीडिया को मैनेज करने से, पटना बेस्ड हेडलाइंस मैनेज करने से यदि आपकी छवि बनती, तो फिर आप या तो आपका 2005 से 10 का कार्यकाल झूठ था या 2015 से 20 का है। दोनों तो सत्य नहीं हो सकते एक साथ। सर, मेरी ये एनालिसिस है कि कहीं ना कहीं कई सालों तक नीतीश कुमार की कंपैरिजन किन से हुई? उनके पहले जो थे लालू राज से हुई।
कि कंपेयर टू लालू राज, नीतीश कुमार जो है वो सुशासन बाबू है। वो हमें कम से कम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, रास्तों पर, बिजली पर, जो पहली सरकार नहीं करती थी। यही था ना नीतीश कुमार की जो। लेकिन अब तो 15 साल का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, यही देखिए फर्क क्या हुआ। पहले 5 साल आप आए क्योंकि लोगों ने कहा कि बहुत हो चुका, जंगल राज है, लालू राज या जंगल राज, उसका आपको फायदा हुआ। उसके बाद जिस तरह से कहीं ना कहीं लालू उभर कर नहीं आ पाए, नीतीश को एडवांटेज था, भाजपा के साथ आपने समझौता किया था, उसका उनको फायदा मिला 2010 में। और जो उन्होंने किया था 2005 और 10 में कुछ तो किया था। 2015 से बीच के नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? 2000 नरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, एक मिनट। हाँ बताइए राजदीप जी, 2015 से 2020 मौजूदा नीतीश कुमार कहाँ है? 2015 और 20 में प्रॉब्लम ये हुआ कि 2 साल तो पहले तो आपके लालू यादव, लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ जब आप एक तरह से अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपने पुराने एक तरह से जितने बैटल्स थे उसको सेटल कर रहे थे। उसके बाद मुझे लगता है जब नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के पास जाते हैं, आप एक कमजोर नेता होकर जाते हैं। यानी एक दिन आपने नीतीश कुमार ने मुझे लगता है इतने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, इसी वजह से 2000 पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल रह गया है सिर्फ। बिल्कुल सर्वाइवल। एक बार आप सर्वाइवल करते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज की राजनीति करते हैं, तो फिर आप कैसे बन सकते हैं सुशासन बाबू? नरेंद्र जी, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स, आप अगर मैं 2 चीजें कह रहा हूं। अगर आप 2005 में जब मैं पटना में था, मैं जब नीतीश जब पहली बार आए थे, आप 2005 से 2015 तक नीतीश कुमार बिहार में हमेशा एक नैरेटिव से चलते रहे। 2004 में आप जानते हैं कि बिहार एक जातियों से घिरा हुआ एक जाति पॉलिटिक्स होती है, जिसमें नीतीश की जाति 4 से 5% होती है, जहां पे यादव 17% और माई मिला के जो रहता था। तो नीतीश की अपनी जाति उतनी डोमिनेटिंग नहीं थी। और 2004 में जो बिहार की कोई छवि पूरी बिहार बनी थी, बिहारी शब्द का जो थोड़ा सा उस पर मजाक बनता था, तो मुझे याद है कि उन्होंने पहली यात्रा जो सबसे सफल की थी, जो नीतीश का टेक ऑफ पॉइंट था, वो बिहार अस्मिता यात्रा, बिहार प्राइड। तो 2004 में वो बिहारी जो शब्द है उसको लेकर, बिहारी प्राइड के लेकर वो गवर्नेंस में आए, एनडीए का सपोर्ट बीजेपी के साथ। 2009 में वो आए सुशासन कार्ड से, 4-5 साल देखो मेरा रहा है, सुशासन नाम दिया। 2015 में जब आए तो वो मोदी का चैलेंजर में, तो तीनों बार उनके पास एक नैरेटिव था। इस बार उनके पास नैरेटिव क्या है कि भैया हमारा 15 साल छोड़ दो, तुम लालू का याद करो। पहली बार नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल कैरियर में बिना नैरेटिव के हो गए। उनके पास अब खुद के देने के लिए कोई नैरेटिव नहीं। वो नीतीश कुमार इस चीज को लालू का देखो या ये इस तरह की राजनीति वो कभी वो करने के आदी नहीं रहे। तो आप जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए राजनीतिक मजबूरी थी कि अभी इस 5 साल के लिए उनको नैरेटिव, उनको कहीं से दिख नहीं रहा है कि क्या नैरेटिव बनाए, तो वो बैक स्टेज में आ गए। और मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में अगर हो भी रहा है तो वो मोदी को सामने रखकर चुनाव लड़ने चाहेंगे भी, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अगर बिहार में किसी वोटर से आप 5 मिनट बात करते हैं, 300 सेकेंड हो गया, तो आपको 290 सेकेंड आपको बताएगा कि नीतीश कुमार किस तरह से फेल कर गए हैं, नीतीश कुमार से जो एक्सपेक्टेशन से खत्म हो गई हैं, नीतीश कुमार के बारे में सब बताएगा। और अंत में क्लाइमेक्स में आके 10 सेकंड में बताएगा लेकिन वोट किसको, तो नीतीश कुमार को मैं वोट देता। अभी हर बिहारी वोटर विकल्पहीनता है जी। एक बड़ी बात सौरभ जी, आप इतिहास देखिए, कौन सा वो उत्तर भारतीय राज्य है जहां एक व्यक्ति 15 साल से लगातार राजनीति कर रहा है मुख्यमंत्री से? मैं सोच रहा हूं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 20 साल कंप्लीट किए हैं या 15 साल भी कंप्लीट किए? रमन सिंह ने किए, पर छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है। नहीं, हाँ, छत्तीसगढ़ में किए हैं। शिवराज सिंह चौहान 12 साल इस तरह के रहे हैं। किसी ने 15 साल, और उसके बाद अगर आप जीते तो 20 साल भी हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक तरह से एक पूरा जनरेशन इसमें चला जाता है। और अभी भी अगर नीतीश कुमार की एक तरह से जो अभी कहा गया है कि अभी भी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि विकल्प नहीं है। आज मैं समझता हूं अगर कोई विकल्प लोगों के सामने रखे बिहार में, पर वो उसके लिए समय लगेगा। उसके विकल्पों पे बात कर लेते हैं राजदीप। नरेंद्र जी, तेजस्वी यादव की राजनीतिक संभावनाएं क्या हैं? क्या ये एक नई जमात के नेता हैं जो ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय हैं, जमीन पर कम, परिवार के आंतरिक झगड़े से घिरे हुए हैं, या वो लालू की तरह चैलेंजर बनकर उभर सकते हैं? क्या है आपका आकलन?
देखिए, तेजस्वी यादव के साथ वो ट्विटर जो भी हो उस पर जमीन पे भी जाते हैं, सब कुछ सक्रिय भी हो सकते हैं, वो आज की तारीख में वो बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से उनके लिए जो सबसे बड़ा जो बाधक उनके लिए पॉलिटिकल अभी जो बिहार की स्थिति में होगा, तो एक कड़वा सच है कि अभी एक जो उनका जो सरनेम यादव है, तेजस्वी यादव, लालू यादव का बेटा जो एक टैग है, वो उनके लिए सबसे बड़ा होगा वो अभी के हिसाब से। वो लोग नीतीश के को छोड़ के वो वहां पे जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो लालू यादव का रिजाइम सिर्फ वही नहीं रहा है, एक पर्टिकुलर एक जो डोमिनेटिंग इस कास्ट का जो रहा है, उसके अगेंस्ट में जो पोलराइजेशन दूसरी जातियों का, ओबीसी का, दलितों का जो होता रहा है, तो उसमें जो एक आपको 25-30% का जो बेनिफिट तुरंत मई समीकरण का मिलता है तेजस्वी को या आरजेडी को, तो फिर आगे जो अगेंस्ट पोलराइजेशन होता है उसका बड़ा नुकसान होता है, काउंटर पोलराइजेशन। हाँ, इसलिए हर चुनाव में आरजेडी एक अच्छी खासी वोट तो ले सकती है, लेकिन उसको स्ट्राइक लेकर, हाँ, अगर कांग्रेस आज की तारीख में बिहार एक मजबूत सहयोगी होती जिसका 14-15% वोट होता, तो आरजेडी फिर वहां से निकाल लेती, जैसे कांग्रेस सवर्णों के एक बड़े फोल्ड को आरजेडी फोल्ड में ला पाती या खुद भी ले पाती, ओबीसी ले पाती। जी, मुस्लिमों का बचा कुचा हिस्सा। आप एक चीज देखिए, जो राजीव सर ने कहा कि 15 साल नीतीश ने राज किया, उसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कभी भी आपने एक मिसाल नहीं देखा होगा कि एक 15 साल राज किया और उनकी पार्टी ने कभी 20 या 21% से अधिक वोट भी नहीं पाया, जेडीयू, तब भी वो राज किया। क्यों? इसीलिए वो मजबूरी है। वो जो 15-20% जो एक है वोट, वो नीतीश कुमार अपने साथ रैली कर रहे हैं, चाहे लालू गए उधर गया, वो अप्रूवन रिकॉर्ड है। तो वो जो 15-20% का जो एक चीज और आप देखिएगा, लोकसभा रिजल्ट में आप देखेंगे, लोकसभा रिजल्ट मोदी लहर थी, 40 में से 39 सीट जीती है वहां पे एनडीए ने, लेकिन वहां पे 2% नोटा वोट दिया गया, 14% गैर एनडीए गैर यूपीए को वोट दिया गया। मतलब जो एनडीए से वोट निकल रहा है वो यूपीए या आरजेडी को नहीं जा रहा है। अब ये भी मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि ये जो थर्ड फ्रंट के लोग हैं, जैसे जी राजदीप जी, नहीं, एक इसमें बड़ी बात ये भी है कि क्या भाजपा इतनी मजबूत हो पाएगी इस गठबंधन में इस बार कि वो एक तरह से डिक्टेट कर पाएगी नीतीश कुमार को। आज ये देखिए, ये तो बड़ा सवाल है ही नहीं, कितनी वहां मरोड़ पाएंगे। चिराग वाले सवाल के संदर्भ में भी यही बात थी, बार्गेनिंग क्षेत्र में। जो भी गठबंधन नीतीश कुमार ने हेड किया है, उसमें एक तरह से स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में थी, है ना। लालू के साथ हो 2015 में या 2010 में भाजपा के साथ। इस बार सवाल उठ सकता है कि अगर एक बार स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ से निकल गई, फिर जो आपका वोट जो 15-20% से ऊपर नहीं जाता है, उसका फायदा जो स्टीयरिंग व्हील चलाएगा वो करेगा। आज अमित शाह ने भले ही कहा हो, समय की कमी है, मैं आप लोग रोकूंगा। 2 क्विक सवाल हैं। हर जगह बात होती है, एक चालू राजनीतिक मुहावरा हो गया है कि तीसरा मोर्चा, तीसरा विकल्प, भी आपने भी 13-14% का जिक्र किया। इस तीसरे फ्रंट में कौन कौन आएगा? पप्पू यादव आएंगे, जीतन राम मांझी आएंगे। हालांकि मैं उनको एक बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर नहीं मानता, वो परिस्थितियों की उपज थे। नीतीश ने उनको क्रेडिबिलिटी दे दी एक पॉलिटिकल मुख्यमंत्री बना के, अदरवाइज बिहार के बाहर या उनके इलाके के बाहर कोई उन्हें नहीं जानता। लेट्स बी ऑनेस्ट, है ना। तो ये उस वैक्यूम को क्लेमेंट कौन कौन है? ये प्रशांत किशोर की क्या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है, क्या कोई तैयारी है? फिर वो एक पोस्टर वॉर होता है अखबार में, पहले दिन पुष्पम प्रियम, क्या नाम है वो आ जाते हैं एकदम से क्लेमेंट बन के। तो आप इस तीसरे मोर्चे कैसे देखते हैं नरेंद्र जी? नहीं, मैं देखिए, तीसरा मोर्चा नहीं आएगा, जो होगा वो तीसरा मोर्चा ही असली मोर्चा हो जाएगा। मैं वो बात कह रहा हूँ। आप देखिए, अगर कहीं ना कहीं आरजेडी को इस इलेक्शन में, जो आप कह रहे हैं नीतीश की तरह ही आरजेडी के लिए भी ये मेक और ब्रेक इलेक्शन है। आरजेडी का जो मेजर चंक वोट देखते हैं, उसमें से 14-15% मुसलमानों का भी वोट है। मुसलमान अभी इसलिए इनको दे रहा है वोट की, कहीं इसके अलावा किसको दे सकते हैं? ओवैसी की पार्टी लेकिन अब सीमांचल में दाखिल हो रही है धीमे धीमे, लेकिन वो जहां भी होगा वो उसका अभी उतना रेलिवेंस नहीं होगा अगर कोई दूसरा मोर्चा मजबूत हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी मोर्चा आएगा, अगर वहां पे जैसे कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं दूसरा मोर्चा, कोई भी तीसरा मोर्चा अगर वहां पे 13-14% वोट अगर अपने दम पे लाने की ओर दिखती है, तो ये जो मुसलमानों का बड़ा बंच होगा वो उधर शिफ्ट कर सकता है। अच्छा, ये जो एक यूपीए का झगड़ा है बिहार में, इस पर भी बता दीजिए जरा कि ये आरएलएसपी और जीतन राम मांझी एक तरफ है, कांग्रेस से कह रहे हैं आप नेतृत्व करो, तेजस्वी कह रहे हैं हम सीएम फेस हैं।
देखिए, कांग्रेस में के एक ग्रुप का ये कहना है, उसमें बिहार में खास करके बिहारी लोगों का, कि वो स्पोर्ट्स का, वो बिहार का एग्जाम्पल देते हैं कि जब मैच हारना ही होता है, जब पिछला 10 मैच लगातार हार ही रहे हैं, तो स्पोर्ट्स का सामान्य नियम है कि हम लोग बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे, हम लोग टीम चेंज करेंगे, नहीं तो एक ही टीम से उतरे और हर बार वोट ले हारे और निकले घर जाए, फिर अगली बार वही टीम खेलेगी, वही उसी तरह खेलेंगे, वही तरह हारेंगे। तो कांग्रेस या बाकी दो दलों का कहना है कि भैया इस बार थोड़ा सा कुछ तो बैटिंग ऑर्डर में चेंज करोगे, बैटिंग ऑर्डर में लीडर नए लाओ, गठबंधन का स्वरूप बदलो। बीच में यहाँ तक आए कि मीरा कुमार ही क्यों नहीं बन सकती हैं, रघुवंश सिंह क्यों नहीं फेस बन सकते हैं। तो कुछ ऐसा फेस जो बैटिंग ऑर्डर को चेंज करके कुछ तो आप रिसफल करेंगे, नहीं तो वही कुछ तो चेंज आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा जी? सर ये राजदीप जी, क्या है तेजस्वी यादव का भविष्य? देखिए, मैं क्रिकेट की एनालॉजी लेता हूं। जब आपके पिताजी इतने बड़े बैट्समैन रहे हैं, तो फिर आपको, क्योंकि तेजस्वी क्रिकेट खुद खेलते थे, आपके पिताजी इतने बड़े बैट्समैन रहे हैं जो अपने आप को हर जगह में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग करना चाहते थे, वह एक में पार्टी थी, तो आप करेंगे क्या? आपको देखिए, जिस तरह से नीतीश को एडवांटेज हुआ लालू के कंपैरिजन करके शासन के मामले में, उसी तरह से तेजस्वी को हमेशा लालू के साथ कंपेयर किया जाए, एंड इट इज नो कंपैरिजन। जो लालू ने जिस तरह से अपनी पकड़ बनाई थी, जिस तरह से अपना अलायंस बनाया था, जो अपनी पर्सनालिटी थी, करिश्मा एक तरह से था, और तेजस्वी में ना वो दिखाई देता है, ना ऐसा लगता है कि उनमें वो क्षमता इस समय है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप तेजस्वी को प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर से नीतीश को वही फायदा होता है। अब बिहार की राजनीति जो आई थिंक ये जैसे सर अभी कहा गया, ये मैच वही है इतने सालों से। प्रॉब्लम बिहार की वही है कि मैच वही, प्लेयर वही। एक बेचारा लालू अब नॉन प्लेइंग कैप्टन है, जेल में बैठा हुआ है, लेकिन बाकी तो प्लेयर वही है। कोई स्थिति बदली नहीं है। कोई एक ऐसा राज्य हो जिसे मैं कहूं स्टेटस को में फंसा हुआ है। बिहार में क्रांति की जरूरत है। अगर आप बिहारी होते, मैं आपसे कहता चले जाइए वहां जाकर राजनीति कीजिए। सौरभ भाई साहब, हमको सब जगह भेजते हैं, हमको राजनीति नहीं करनी, हमको पत्रकारिता करने दीजिए। राजनीति। आखिरी सवाल नरेंद्र जी, who will be the face of BJP now 5 years down the line, 10 years down the line? वो कौन सी लीडरशिप है? सुशील मोदी नहीं है, नंद किशोर यादव नहीं, उम्र के पड़ाव की वजह से जो आला कमान में नई भाजपा है, जो नया नेतृत्व, उसके लिहाज से वो कौन से 3-4 चेहरे हैं जिनको बीजेपी तैयार कर रही है? अभी जो सबसे आगे जो नाम बढ़ चुके हैं, जो बहुत ही स्थापित हो चुके हैं, वो नित्यानंद राय है। जो नित्यानंद राय, अमित शाह उनके साथ खगड़िया से सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं इससे पहले। अभी अमित शाह अपनी टीम में अब अगर उनको साथ रखा, गृह राज्य मंत्री बनाया और साथ में रहेगा, और वो उनको अभी लो प्रोफाइल रख रहे हैं, और वो वो अंडरडॉग है, बैकवर्ड कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी से आते हैं, और वो सारे आइडियल में अभी के हिसाब से वो बहुत ही मतलब ये हिसाब से। बीच में ये भी आया कि वो बाकी रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, बहुत सारे नाम आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में नित्यानंद राय बिहार में सबसे आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से उनको बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने ग्रूम किया है, उन्हें हाल में ग्रूम भी किया है, वो हमेशा बिहार जाते रहते हैं, गृह राज्य मंत्री के हिसाब से उनको फेस भी किया जाता है। भूपेंद्र यादव भी उनको मानते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो भूपेंद्र यादव अभी प्रभारी महासचिव हैं बिहार के। हाँ, अभी 10 दिन लेके आए। इसी से सौरभ, देखिए राजस्थान और बिहार में कंपैरिजन देखिए। राजस्थान में भी इसी तरह से अटकलें लगाई जा रही कि अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी जो वसुंधरा राजे का जो जनरेशन है उनको किनारे करके एक नया जनरेशन ला रहे हैं। यही बिहार में हो रहा है। इतने सालों से सुशील मोदी जो थे वो एक तरह से वाइस कैप्टन थे। अब वाइस कैप्टन को बदलने की अगर मौका मिले तो बीजेपी तैयार है। मुझे लगता है ये आप देखिए, अब अगले चुनाव में यू विल सी कंप्लीट अमित शाह, नरेंद्र मोदी स्टैम्प, यानी जो जनरेशन प्री 2014 बीजेपी में कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से नंबर 1 नेता या नंबर 1 नेता उस राज्य का मानता था, वो धीरे धीरे किनारे हो रहे। शिवराज सिंह चौहान बच गए, हालांकि ये भी चल रहा है फिलहाल के लिए। नहीं, बात तो यही मैंने कहा ना, फिलहाल के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा दावेदार बहुत हैं। देखिए, जो प्री 2014 बीजेपी के नंबर 1 नेता माने जाते थे किसी राज्य में, उनके लिए अब खतरे की घंटी।
क्योंकि मुझे लगता है एक नई बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पोस्ट 2014 नेताओं में, जिसमें नित्यानंद राय बिहार में हो या गजेंद्र नहीं, सिंह राजदीप जी, दूसरी चीज ये भी है कि आप हर लीडरशिप को समय से दूसरी और तीसरी बात, जिसको हम बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं, उस पर समय से काम करना शुरू करना चाहिए। नथिंग रॉन्ग इन इट। नरेंद्र जी, आप इस पूरी बातचीत में, राजदीप जी समय की बहुत कमी है, अभी आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र जी, आप इस पूरी बातचीत में, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुशील मोदी ने कोई ऐसा कुछ तो किया नहीं जिससे वो डिजर्विंग नहीं है। बड़े देखिए, ऐसा है कि डेप्यूटी सीएम बनने से और पटना छाप राजनीति करने से और संगठन की राजनीति करने से आप पूरे बिहार प्रदेश के नेता नहीं बन जाते हैं राजदीप जी। ये बात आप पूछ लीजिएगा कि सुशील मोदी कितने विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े हैं, कितने जिलों में उन्होंने दौरे किए हैं। पटना छाप राजनीति है उनकी। नरेंद्र जी, बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो? सही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र नाथ जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े नेता नगरी में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगला मुद्दा है अशोक लवासा से जुड़ा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन अब वो एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है फिलीपींस में, वहां पर जा रहे हैं। लगभग सब कुछ तय हो गया है। लोगों को बड़ा अचरज लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो दावेदार थे, जो इस पोस्ट पर अगले क्लेमेंट थे अगले बरस, वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि अशोक लवासा ने, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें हुई, उसमें सुनील अरोड़ा और चंद्रा साहब ने जो फैसला दिया, अशोक लवासा ने उसके ऊपर दिया और ये माना था कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। उसके बाद लवासा फैमिली पर जिस तरह से इनकम टैक्स के नोटिस वगैरह भेजे गए, उसको लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि अशोक लवासा से जुड़े सूत्रों का ये कहना है कि ये इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स ना तलाशी जाए। आई वांटेड टू, जो उनकी खेमे की तरफ से कहा गया कि वो नए मौकों को एक्सप्लोर करना चाहते थे, उसमें सरकार की भी सहमति थी, हमारी भी थी, इसलिए चले गए। लोग कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। ये जो कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं उनमें राजदीप सरदेसाई भी शामिल हैं। राजदीप जी, क्या समस्या है? अशोक लवासा जाना चाहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक दिवाकर गुप्ता की जगह। अरे सर, आप मुझे बताइए, अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जा रहा है अगले 1 साल में, क्या आप एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला जाना चाहेंगे? इसलिए सवाल उठाते हैं। मैं सवाल उठा रहा हूं क्योंकि कौन नहीं बनना चाहता चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप इलेक्शन कमिश्नर बनकर फिर चले जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। साफ है, अशोक लवासा ने 1-2 बार, ऐसा नहीं है बार बार, 1-2 बार डिसेंट नोट किए थे, जिसमें उन्होंने सवाल पूछे थे भाजपा, मोदी जी, अमित शाह की। जिस तरह से 2019 में चुनाव में कई सवाल उठे थे, क्या आप आर्मी का गैर इस्तेमाल उठा रहे हैं, किस तरह के कुछ पहले बार के वोटर बालाकोट को ध्यान में रखें, इस तरीके। बिल्कुल, ये सवाल अशोक लवासा ने तब डिसेंटिंग नोट की थी और कहा था आप मोदी जी और अमित शाह को नोटिस भेजिए, जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर नहीं माने थे। तब से हमने क्या देखा है कि इनकम टैक्स के कुछ रेड्स हुए या क्वेश्चनिंग हुई उनके परिवार पर, उनके बेटे सारे ब्यूरोक्रेट्स को एक सटल मैसेज दे दिया गया, फॉल इन लाइन और फॉल आउट। तो मुझे लगता है ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला हुआ। अशोक लवासा को कहीं ना कहीं कहा गया कि अगर आप रहेंगे तो ये कार्रवाई चलती रहेगी, आप चले जाइए एडीबी पर। कल तक ये सवाल उठ रहे थे अशोक लवासा पर, अब उसी व्यक्ति को आप एडीबी भेज। प्रिसाइसली, ये कल के शो में भी हमने ये जिक्र किया कि अगर उनपे इतनी शिकायतें हैं तो भारत सरकार उनके नाम पर सहमत क्यों हो रही है। ये कॉम्प्रोमाइज किया गया है, ये कॉम्प्रोमाइज, और जैसे आपने कहा मैसेज दिया गया है, आप जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ऐसे करते हैं राजदीप जी। इसी का एक दूसरा उदाहरण गुजरात में देखने को मिला, जब एक कांस्टेबल जो पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही थी, मंत्री जी के बेटे आते हैं, सत्ता की हनक दिखाते हैं। जी देखिए, मुझे लगता है ऐसे कई उदाहरण हुए हैं, ये पहली बार नहीं है कि कोई पुलिस वाला या पुलिसमैन कभी पर सर मेरा ये कहना है कि आगे से कोई पुलिस वाला क्यों अपनी कर्तव्य और ड्यूटी करेगा? हर कोई ऐसी रसूख वालों को देख के छोड़ता रहेगा। हम इन पुलिस वालों से पर सवाल उठाते हैं कि यूपी पुलिस में कुछ भी होता है कि साहब इतना बड़ा अपराधी था, 55 से ज्यादा मुकदमे थे, कैसे छूट गया? और जब पुलिस वाले अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो उनके ऊपर इतने, जिसको कहते हैं कि बहुत ही अश्लील ढंग से, बहुत ही सत्ता का क्रूड फॉर्म दिखाकर आप उनको हतोत्साहित करते हैं। सौरभ भाई, हमने पिछले हफ्ते ही पुलिस रिफॉर्म की बात की। कंट्रोल कौन करता है पुलिस को?
पुलिस को नेता कंट्रोल करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। आज एक सुनीता यादव या जो भी है, अगर वो सवाल उठाती है या जो वीवीआईपी के बेटे हैं या मंत्री के बेटे हैं उन पर सवाल उठाती है, उनको क्या करते हैं, आप ट्रांसफर करते हैं। ये बार बार हुआ है इस देश में। हर बार जब कोई अच्छा अफसर या कोई पुलिस अफसर हो या ब्यूरोक्रेट हो, वो जब यह सवाल उठाता है या अपना काम करना, ड्यूटी कर रहा है, तो उनको एक तरह से टारगेट। ये राजदीप जी आईपीएस एसोसिएशन हो, आईएएस एसोसिएशन हो, कितने ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने उनके साथ खड़े रहे हैं। ये मुझे सबसे बड़ा सवाल है। गुजरात में कितने व्यक्तियों को ट्रांसफर किया गया क्योंकि उन्होंने 2002 में बड़े निष्पक्षता से कार्रवाई की। क्या हुआ उनको छोड़नी पड़ी सर्विस। अच्छे व्यक्तियों को, कोई आईआईएम में पढ़ा रहा है, कोई वकील बन गया है, किसने मैंने किया था, उनका मुझे चीजों पर बात नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया है। अच्छे आईपीएस ऑफिसर, ये महिला तो आईपीएस भी नहीं थी, आईपीएस ऑफिसर को भी टारगेट किया गया है, तो ये महिला कहाँ की रह गई। मैं आपको ये भी कहूँ जल्दी, मणिपुर में आज ही एक पुलिस वुमन ने वहां के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप कोर्ट में लगाया है कि वो ड्रग्स के मामलों में दबाव पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री ने सफाई में कहा है कि मामला सब जुडिशियल है, मैं इस पे कोई टिप्पणी। अब आपको लगता है उस लेडी को कौन बचाएगा अगर वो टारगेट की गई? तो कौन बचाएगा किसी पुलिस अफसर को? पुलिस और इस तरह के जो पुलिस अधिकारी, मैं अनुभव से बता रहा हूँ, जो पुलिस अधिकारी बहुत राइटियस अप्रोच रखते हैं सिस्टम, चाहे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति भी आए तो वो एक ठप्पा लग जाता है कि अरे ये बाकी किस्म का है, ये एडजस्ट होके नहीं चलता है, ये हमारे भी काम का नहीं है। मतलब वो राजनीतिक वफादारियों के हिसाब से अधिकारियों की प्रतिबद्धता को देख सकता है। बिल्कुल समय बहुत हो गया है, बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ। आज हफ्ते की हस्ती नहीं है, हफ्ते की हस्ती दो हो सकती थी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, दोनों पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है और सवाल जवाब सेक्शन भी आज स्किप करेंगे क्योंकि समय की कमी है। सलाह पर आएंगे। बताइए राजदीप जी, क्या है सलाह? मेरी सलाह है, इस हफ्ते आप जो भी करें ना, ये सैटरडे संडे की ब्रेकिंग न्यूज मत करिए। पिछला संडे मेरा बिल्कुल इस राजस्थान की राजनीति में चला गया। मैं बिल्कुल रिलैक्स होने वाला था, जैसे मैंने कहा, मसाज देने वाला था, मालिश करने वाला था, कुछ नहीं हो पाया। सुबह से शाम ठीक रहा, नहीं हो गया। आप टीवी पर बैठ के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हिदायत देते हो, फिर आप वहां मसाज वगैरह करवा रहे हैं, ये बिल्कुल कॉन्टेक्ट सही नहीं है राजदीप जी। आपकी उम्र ज्यादा है, आपको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अरे ये देखिए सर, मैं क्या करूं, लेकिन अब वो संडे को ये सब होता है हमारी राजनीति में, तो मैं चाहता हूं जो भी हो इस संडे ये सब मत करिए, ताकि मैं बड़े शांति से मैं कुछ सीख रहा हूँ, एक नई डिश सीख रहा हूँ। किसी ने मुझे कहा है कि वो मुझे मेरे यहाँ जो काम करती है, उन्होंने कहा मैं आपको बटर चिकन अच्छा कैसे बनाना पड़ता है वो सिखाऊंगी। मुझे बटर चिकन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे बटर चिकन। तो देवियों और सज्जनों, पत्रकारिता के अपने कार्यकाल के बाद राजदीप सरदेसाई हो सकता है कि पाक कला में, यानी कि कुकिंग में अपने हाथ आजमाएं। मास्टर शेफ प्रोग्राम में। चलिए, किताब है क्रिकेट 2.0, मैं पढ़ रहा हूँ। क्रिकेट पर नई किताब आई है कि T20 क्रिकेट ने क्रिकेट की दुनिया को कैसे बदला है। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है कि किस तरह से मनी पावर, पैसे की ताकत, क्रिकेट कैसे बदला है। इस पर मैं ये किताब पढ़ना चाहता हूँ। और अगर नेटफ्लिक्स पर कुछ अच्छा हो तो आप बताइए, आप ज्यादा जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक फिल्म है, पुरानी फिल्म है, 1983 या 84 की फिल्म है। कंबोडिया में एक तानाशाह था, खमेर रूस, पोल पॉट, उसके ऊपर ये फिल्म है। इसको कई ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। द किलिंग फील्ड्स पुरानी किताब है, मैं देख ली है। अच्छा, ये मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, आपके थोड़े आगे की फिल्म है। तो ये मैंने इसकी व्यवस्था की है क्योंकि हम लोग ललन टॉप पे एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं तानाशाहों के ऊपर दुनिया भर के। तो हमारे साथी अभिषेक सोनू, उन्होंने सीरीज लिखी, तो इस फिल्म जिक्र किया तो मुझे उत्सुकता हुई। मत करिए, अरे सौरभ मत करिए, फंस जाओगे। अरे जो तानाशाह हुए हैं दुनिया के, उनके बारे में बताना होगा। आप तानाशाह पर वाकई सीरीज करेंगे? जी, आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? काफी अर्थपूर्ण है आपका चौंकना। नहीं, आप दूसरे देशों के तानाशाह पर करोगे ना? जी तो ठीक है। भारत तो लोकतंत्र है राजदीप जी, जनता यहाँ पर चुनाव करती है। अच्छा, उन राज्यों में, उन देशों में, क्योंकि आज एक नई टर्म है, हमारे दर्शकों को बता दूं, किताब निकली है, इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स, यानी जो चुनाव के जरिए फिर तानाशाह बन जाते हैं, उन पर आजकल किताबें लिखी जा रही है। राजदीप जी, ये देश हजारों वर्षों से बरगद के पेड़ की पूजा करता है,
बरगद का पेड़ जितना जमीन के ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के भीतर होता है। इस देश में डिसेंट, डेमोक्रेसी और संवाद की जड़ें उतनी ही गहरी हैं। ये मैं आपको नई पीढ़ी की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूँ। अरे वाह, ये मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि ये संवाद बढ़ता रहे। एक किताब भी मैं रेकमेंड करूंगा अपने दर्शकों को, नियोगी बुक्स की तरफ से आई है। एक बड़ी कमाल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और आप में से कई लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि लल्लन टॉप की भाषा या लल्लन टॉप के विचार के पीछे कौन से नींव के पत्थर थे। नसरीन मुन्नी कबीर की मैंने एमए के दिनों में एक किताब पढ़ी थी जो जावेद अख्तर से बातचीत पर आधारित थी, टॉकिंग अबाउट सिनेमा एंड टॉकिंग अबाउट लिरिक्स। वो जो संवाद था, दोनों लोगों की बातचीत थी, वो इतना समृद्ध करने वाली थी। अब नसरीन मुन्नी कबीर की मैं लता मंगेशकर पर किताब पढ़ रहा हूँ। राजदीप जी, आपको पुराने गानों का शौक है, आपको भी वो किताब जरूर पढ़नी। हिंदी संस्करण अभी आया है, अंग्रेजी 2009-10 में आया था। नसरीन मुन्नी कबीर की लंबी बातचीत है लता मंगेशकर जी से और उसमें कई कमाल के प्रसंग हैं। मतलब आएगा आने वाला जब वो गाना है जो उनका महल का, तो वो कैसे दूर से गाती हुई माइक्रोफोन की तरफ आती है ताकि वो इम्पैक्ट आए। तब तो उतनी अत्याधुनिक तकनीक नहीं थी। एस.डी. बर्मन के साथ उनकी संगत, खयाम साहब के संगत, नौशाद साहब कैसे डरे हुए थे कि ये मराठी लड़की है, ये उर्दू के शब्द कैसे दुरुस्त गाएगी, तो वो उनसे गजल को कहते। कई रोचक प्रसंग हैं उसमें। आप जानते हैं, मैंने लता मंगेशकर जी का एक बड़ा इंटरव्यू किया था 1997 में। 50 साल हो रहे थे पार्लियामेंट हमारे देश के आजादी के। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, क्योंकि अगले दिन वो पार्लियामेंट में जाकर गाने वाली थी हकीकत का वो गाना जिसको सुनकर पंडित जी रोए थे। ऐसी किंवदंती है, हाँ ऐसी किंवदंती है, ऐसा लेजेंड है कि पंडित नेहरू रोए थे उस गाने को सुनकर। बिल्कुल। गाना जानते हो कि नहीं? जी जी, यार मेरे वतन के लोगों सर। हाँ मैं जानता हूँ, जानते हो ना। तो उस गाने पर मैंने उनका इंटरव्यू किया था कि किस तरह का माहौल था, कैसे उन्होंने वो गाना गाया था। और तब तो लता जी क्या 25 साल अब होने को आए। फिर मैंने एक बार उनको सचिन तेंदुलकर पर इंटरव्यू किया था। देखिए, लता जी की इंटरेस्ट अगर किसी और चीज पर इतनी है जितनी उनकी गाने पर है, वो है क्रिकेट पर। वो आपको बताएगी मिड ऑन पर कैसे ऑन ड्राइव खेला जाता है। आपसे अच्छा ऑन ड्राइव खेलेगी। मैंने लता जी की एक तस्वीर देखी टाइगर पटौदी के साथ, वो तारदेव में किसी फेमस स्टूडियो में या कहीं पे शूटिंग हो रही थी और टाइगर पटौदी 25 साल के हैं, एकदम यंग शार्प। चलिए, लेकिन समय की कमी है, आगे बढ़ते हैं। नेता नगरी आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो टिप्पणियां हो उससे भी आप नेता नगरी को जरूर समृद्ध करें। अगली बार 8 सवाल लूंगा, 5 की जगह 8, और ये नेताओं की प्रॉमिस नहीं है, पूरी होगी। शुक्रिया। आप अपने सवाल छोटे रखिए, प्रोग्राम छोटा होगा। ठीक है, थैंक यू नेता नगरी देखने के लिए। आप अपना, अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, अध्ययन करते रहिए, संगीत सुनिए, जीवन को भरपूर जिए। शुक्रिया।